हर घर में एक वक्त आता है कि माँ-बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतनी उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं, रोज़ ज़िद्दी बनते जा रहे हैं। इसी मौज़ू पर एक किताब लिखी गई है कि बच्चों से कैसे बात करें कि वो सुनें और कैसे उनको सुनें कि वो आपसे बात कर सकें। एडेले फ़ेबर की किताब है और बहुत ही मशहूर किताब है। 30 लाख से ज़्यादा इस किताब की कॉपियाँ सेल हो चुकी हैं, 40 से ज़्यादा ज़बानों में अवेलेबल है। और ये वही मुसन्नफ़ा है जिसकी दूसरी किताब है कि जो बच्चे ज़िद्दी हैं, सुनते नहीं हैं, उनसे कैसे बात की जाए, 2021 में पब्लिश हुई है। अच्छा, ये किताब जो है ज़्यादातर लोग सही वक़्त पर नहीं पढ़ते। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो 300 सफ़ों की किताब पढ़ना नामुमकिन होता है। जब बड़े हो जाते हैं, आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की। गिल्ट फीलिंग आती है कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से आप तरबियत कर सकते थे और आपका रवैया बहुत मुख्तलिफ हो सकता था। इस किताब को खुलासा करता हूँ कि अगले 5 से 7 मिनटों के अंदर कि इसके अंदर कहा क्या जा रहा है, लेकिन पहले देखते हैं कि इसमें लिखने का अंदाज़ किस तरह है। दूसरा सफ़ा है इस किताब का जिसके अंदर एक बच्चा कह रहा है कि मैं थका हुआ हूँ। माँ कहती है कि तुम कैसे थक सकते हो? तुम अभी सो के उठे हो। बच्चा कह रहा है मैं कह रहा हूँ मैं थका हुआ हूँ और गुस्से में बोलता है। माँ कह रही है कि तुम थके हुए नहीं होगे, तुम अभी सोकर उठे हो, थकी हुई तो मैं हूँ जो सुबह से काम कर रही हूँ। बच्चा मुँह चिढ़ाता है, गुस्से में कहता है मैं कह रहा हूँ मैं थका हुआ, आप सुनती क्यों नहीं है? फिर दूसरी कहानी है, बच्चा बैठा हुआ है और माँ से कहती है कि आज गर्मी है, ये वाली शर्ट उतार लो। बच्चा कहता है मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं शर्ट नहीं उतारूँगा। माँ कह रही है तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पसीना आएगा, तुम ये शर्ट उतार लो। बच्चा कह रहा है मैं कह रहा हूँ मुझे पसीना नहीं आएगा, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं नहीं उतारूँगा। फिर तीसरी कहानी है, माँ ने एक टीवी पे कोई शो लगाया बच्चे के लिए, बच्चा कह रहा है कि मुझे ये शो पसंद नहीं है। माँ कह रही है कि बहुत अच्छा शो है तुम्हारे लिए, तुम्हें देखना चाहिए। बच्चा कह रहा है बिल्कुल स्टूपिड है, मैं नहीं देखूँगा। माँ कह रही है एजुकेशनल है, तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा, तुम इधर ही बैठ के देखोगे। बच्चा रिमोट को फेंकता है और चला जाता है कमरे में। ये 3 कहानी है जिसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर आपका रवैया किस तरह था और इश्यू क्या था। यहाँ पर आप बच्चे को बता देते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। जो आपने सोचा है, आपका पर्सपेक्टिव है, वही सही है। इससे होता ये है कि बच्चे की फीलिंग्स, उसकी ज़िंदगी के अंदर जो परसेप्शन होती है, किसी चीज़ के बारे में एहसास है, उसकी अपनी कैलकुलेशन है, एक आइडियोलॉजी है, उसमें डाउट आना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि जो दूसरे कह रहे हैं वही सही होंगे, मैंने जब भी डिसीज़न ली है, माँ-बाप ने गलत ही कहा है। यानी एक फीलिंग है, मुझे गर्मी लग रही है या नहीं लग रही, मैं थका हुआ हूँ या नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं दर्द में हूँ, ये मेरी फीलिंग है। लेकिन दूसरा कहता है नहीं तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। तो इस एक हद तक आप उसको ये बात बता सकते हैं, उसके बाद अगली 50-60 सालों में अपनी ज़िंदगी में वो हमेशा डाउट में रहेगा। इसी के अगले सफ़े पे, तीसरे सफ़े पे है कुछ 2-4 और कहानियाँ। घर में बच्चा पैदा होता है और आपका बच्चा आके कहता है कि ये नया जो बच्चा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा दिखता ही नहीं है। आके कहता है कि जो नानी है मुझे बिल्कुल नानी पसंद नहीं है, मैं नानी से मिलना नहीं चाहता। आप गुस्से में आते हैं, उसे कहते हैं ऐसा नहीं कहते नानी के बारे में, तुम रोज़ जाओगे, उससे मिलोगे, उनसे आराम से बात करोगे, ऐसा नहीं कहते। आप बच्चे के लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं और वो कहता है कि मुझे ये बर्थडे पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी। आप उसे कहते हैं कि हमने तुम पे इतना खर्चा किया है, अब दोबारा ज़िंदगी में कोई भी तुम्हारी कोई सालगिरह नहीं होगी, क्योंकि तुमने इस तरह कहा है। इसी तरह बच्चा जो है एक कहता है कि ये टोपी नहीं पहनूँगा और आप कहते हैं, माँ-बाप कहते हैं कि मैंने आपके ऊपर इतना खर्चा किया, इतनी महँगी टोपी ली है, तुम्हें पहननी तो पड़ेगी, इसके बगैर तुम नहीं जाओगे स्कूल। अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें कमरे में बंद करूँगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी सोच के मुताबिक बना ली हैं और हम मान लेते हैं कि जो एक बच्चा जिसकी अपनी एक सोच है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो कुछ मानी नहीं रखती हमारी डिसीजंस के मुकाबले में। इसी पर अगले कोई 30 सफ़े हैं जो इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आपने क्या पर्सपेक्टिव देना है बच्चों को, उनसे किस तरह बात करनी है। लेकिन पहले 30 सफ़ों में जवाब नहीं दिए गए, पहले 30 सफ़ों में सिर्फ़ वो कहानियाँ बताई गई हैं कि इश्यू होता क्या है, लोग ऐसे बात क्यों करते हैं, लोग समझते क्या हैं और लोग क्यों समझते हैं कि उनकी राय ठीक है, बच्चा जो है हम बड़े हैं, हम सही कह रहे हैं, वो गलत होगा। और उसके बाद जो है इस किताब के अंदर जितनी बाकी डिटेल्स हैं उसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर लेता हूँ खुलासा करने के लिए। असल में तो मेरा ख़्याल है कोई 10 से 12 मुख्तलिफ उसके टॉपिक हैं, लेकिन 30 में कर लेते हैं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। पहले नंबर पर कि
बच्चे के एहसास को सुनना ज़रूरी है। आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो कोशिश है कि मैं उससे ये काम करवा लूँ और कोई चीज़ साबित कर लूँ, वो भी ज़रूरी नहीं है। यानी बच्चा कह रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरा स्कूल मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप दोनों माँ-बाप शुरू हो जाते हैं कहना, तुम्हारा रोज़ का तमाशा है, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपनी पूरी कहानियाँ सुना देते हैं। ये नहीं सुनते कि बच्चे की वजह क्या है स्कूल ना जाने की। वो कहता है कि मुझे, इसी किताब के अंदर है कि मैं स्कूल गया था, टीचर ने सबसे सामने मुझे बुलाया, एक सवाल था, उसका जवाब मैंने गलत दिया और सब ने मिलके मुझे मेरा मज़ाक किया और मुझ पे हँसे। मैं वहाँ स्कूल नहीं जाना चाहता, लोग मेरे मज़ाक करते हैं। अच्छा, ये वो एहसास है जो वो सिर्फ़ अपने माँ-बाप को बता सकता है। और यहाँ पर हम ये करते हैं कि उसके एहसासात को हम छुपाकर हम उसके ऊपर एक और बड़ा-सा एक टेम्पलेट लगा देते हैं, वर्डिंग लगाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, तुम ज़िद्दी हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम बात नहीं मानते। यानी जो उसका असल मसला था एहसास का, वो आपने सुना ही नहीं। इसी तरह बच्चा कहता है या ज़िद करता है मैंने चॉकलेट खानी है। आप उसे कहते हैं मैं नहीं दूँगा। यहाँ पर ज़रूरी था उसे बताना कि ये खाना खाएँगे तो उसके बाद चॉकलेट मिल जाएगी। अगर आज आपने एक खा ली है तो दूसरी चॉकलेट नहीं मिलेगी। लेकिन हम खुद इतना कन्फ्यूज़ रखते हैं बच्चे को, कभी हम खाने से पहले भी चॉकलेट दे देते हैं, कभी एक दिन में एक से ज़्यादा भी दे देते हैं। और उसके बाद बच्चा ये सीख लेता है कि मैं ज़्यादा ज़िद करूँगा, रोऊँगा, तो ये चीज़ मुझे मिल सकती है। जबकि ज़रूरी ये था कि उसके एहसास को समझना कि उसे एक चीज़ चाहिए थी, उसके लिए एक डिफ़ाइन्ड से रूल्स हों कि इस तरह मिल सकती है। तो बच्चे के लिए अगर पैटर्न्स अवेलेबल हों, एहसासात उसके सुने जा रहे हों कि ये उसकी फ़ीलिंग है, उसका दर्द है, उसकी तकलीफ़ है, उसकी ख़्वाहिश है, अगर ये तवज्जो से सुन ली जाए तो वो बच्चा बड़ी आसानी से आपकी बात सुनेगा भी और मान भी लेगा। और कहते हैं कि अगर ये एक्शन आप 3 दफ़ा रिपीट करते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी में ये पैटर्न बन जाता है, वो इसको रिकॉर्ड कर लेता है कि एक्शन इसी तरह होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम घर के अंदर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो माँ-बाप, बहन-भाई दूसरे उस एक्टिविटी को, उस रूल को भी तोड़ते हैं। इस वजह से बच्चा इस डाउट, इस एहसास में आ जाता है कि रूल को तोड़ा जाया जा सकता है और अगर मैं ज़िद करूँगा, रोऊँगा तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। अच्छा, पहला जो पूरा चैप्टर है वो तकरीबन कोई 50 से 60 पेजेज़ का है, वो इसी बारे में है कि बच्चे को समझना है उसके एहसासात को, और उसमें बहुत सारी कहानियाँ इसके अंदर लिखी हुई हैं। जो दूसरा हिस्सा है, आपने बच्चे को चीखे बगैर कोऑपरेट करना सिखाना है। इसमें ज़रूरी ये है कि आप उसको क्लियर डायरेक्शंस दें। आपने बड़ी एक लंबी कहानी सुनाते हैं जिसके अंदर बताते हैं कि मैं जब छोटी थी तो मैं वहाँ पर स्कूल इतनी देर जाती थी, मेरा बैग इस तरह का होता था, किताबें इस तरह होती थी, मैं इतनी मेहनत करती थी, इतनी पढ़ाई करती थी। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने उसे बताना है, ये किताबें हैं, ये होमवर्क है, ये आज इस वक़्त खाने से पहले हमने करना है। यानी ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए इनफ है, उसको पता है कि ये डेडलाइन है, ये काम है जिसको किया जाना चाहिए। इसी तरह ये पिजामा है, ये दाँत ब्रश करने हैं। आप दाँत ब्रश करें, उसके बाद पिजामा पहनें। पहले कौन-सा करना है, पहले बता दें। वो एक डिसीज़न ले सके जिसके अंदर उसे पता है कि एक्शन क्या करना है और उसका आउटकम क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा रोज़मर्रा का काम है, हम पूरा दिन इस बात पे चीखते रहते हैं। हम उसे कहेंगे, सुबह से शुरू होंगे कि आपने अपना घर के अंदर खिलौनों को ठीक करना है, और हम खाना बना रहे हैं उसे यही कह रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं उसे यही कह रहे हैं, यहाँ तक कि हम बाहर कहीं खेलने चले गए हैं, साइकिल चला रहे हैं तो भी यही कह रहे हैं कि घर के अंदर खिलौने आपने ठीक करने हैं। उसे लगता है कि ये तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रूटीन है, आपकी नॉर्मल बातें हैं। यानी इसका कोई आउटकम तो है ही नहीं, आप सुबह से लेके शाम तक बोलते रहेंगे। जब एक पूरा क्राइसिस आ जाएगा, जब आप अपने पूरे जलाल में होंगे, चीखेंगे, तो फिर बात सुन ली जाएगी। उससे पहले तक जिस तरह होगा बच्चा आपकी बातों को उसी तरह घसीटेगा, जहाँ तक उसे ना करना पड़े। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप उसे एक क्लियर डायरेक्शन दे दें, बगैर चीखे, और बता दें ये काम है जिसको करना है, और एक रूटीन बना लें, तो बच्चा ये काम बहुत आसानी से कर लेगा बगैर ज़िद्दी हुए। लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं, लेकिन हम उसको बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए उसका तीसरा जो सेक्शन है इस किताब का, वो सबसे छोटा सेक्शन है लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपने बच्चे की शख्सियत कैसे बनानी है। यानी आप उसके एक्शंस को अगर अप्रेज़ल देंगे, उसको तारीफ़ करेंगे, तभी उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आएगी। यानी आप 2 बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, एक बच्चा मारता है और दूसरा बच्चा अपनी ताकत होते हुए भी उसको नहीं मारता और रुक जाता है। यानी ये वक़्त है कि आप उसको बताएँ कि आपके पास ताकत थी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आज उसको मारा नहीं। आप मार सकते थे लेकिन आपने मारा नहीं। ये एहसास जो है माँ-बाप ने देना होता है। इसी तरह
घर के अंदर बैठे हुए हैं, उसने अगर खिलौने अपनी जगह रख दिए हैं तो आपने अप्रेज़ल देना है कि आज बहुत अच्छा किया कि आपने इसको अपनी जगह वापस रखा है चीज़ों को। इसी तरह आपने घर के अंदर किसी के साथ अपनी चीज़ शेयर की है, कोई चॉकलेट थी, आप खा सकते थे लेकिन आपने किसी के साथ शेयर की, यानी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर शेयरिंग कैसे की जाती है, एहसास क्या होता है, दर्द क्या होता है, किसी की तकलीफ़ क्या होती है, ये आपने उसकी पर्सनैलिटी में डालेंगे अप्रेज़ल के बाद। आप उसकी तारीफ़ करेंगे, उसे लगेगा कि इस चीज़ की माँ-बाप इज़्ज़त करते हैं, सुनते हैं, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उन चीज़ों को लेकर आएगा। फिर इसी किताब का जो आखिरी सेक्शन है कि आपने बच्चों को खामोश नहीं बनाना बल्कि मजबूत बनाना है। वो कहता है कि हम अमूमन कोशिश करते हैं कि वक्ती तौर पे बच्चे को चुप करा दें। यानी अगर वो शोर कर रहा है तो उसे डांट दें, उसे किसी कमरे में बंद कर दें, डिसिप्लिन का खौफ दे दें, मज़हब का खौफ दे दें, उसे पुलिस का खौफ दे दें। बहुत सारे खौफ हैं उसे चुप कराने के लिए। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप उसको सेल्फ कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिस पे बहुत सारी इधर टेक्निक्स भी लिखी हुई हैं, तो आप उसको दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी आगे वाली दुनिया के अंदर जो अगले 40-50 साल वो आपसे इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुज़ारेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास सेल्फ कंट्रोल हो, वो बातों को समझ सकता हो और उसे पता हो कि मैंने खामोश रह के ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, जब मेरा राइट है तो मैंने बोलना भी है और अपनी चीज़ लेनी भी है और मुझे पता होना चाहिए कि कब मैंने बोलना है या नहीं बोलना। अच्छा, ये किताब बहुत चंद मिनटों में इसको मैंने समराइज़ किया है, पढ़ने बैठें तो शायद काफ़ी टाइम लगे। और इसके अंदर जो ये किताब आजकल इतनी मशहूर क्यों हो रही है? देखिए, आज लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि उनका वक़्त अपने बच्चों के साथ बहुत मुख्तसर है। उन्हें लगता था कि शायद 30-40 साल बच्चे साथ रहेंगे, लेकिन अब उनका सोने का टाइम भी निकाल लें, वो स्कूल चले जाते हैं, उनके 10-11 साल के बाद उनके अपने दोस्त बन जाते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टैबलेट्स देख रहे हैं। एक बच्चे का आपके साथ बैठा हुआ टाइम, वक़्त, तवज्जो, वो बमुश्किल 4 से 5 साल भी नहीं है। इसके अंदर अगर आप उनकी तरबियत नहीं कर पाते, उनको वक़्त नहीं दे पाते, तो आपको गिल्ट फीलिंग रहती है। तो उसके बाद लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं, फिर अपने पोते नवासियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, वो गिल्ट फीलिंग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एहसास उन्होंने अपने बच्चों के साथ इस तवज्जो ना देने की वजह से या गलतियों की वजह से, असल सही तरबियत ना करने की वजह से किया होता है, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको मेरी समरी से भी आपको खुलासे से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और ज़िंदगी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहे, वो आपको सुन सके, आप उसे सुन सकें और वो दुनिया के लिए तैयार हो सके, तो एक आम तरीके के लिहाज से बच्चों को जिस तरह सर्वाइवल मोड में रखा हुआ था कि उसे खाना-पीना बाकी चीज़ें मिल रही हैं, अब दुनिया थोड़ी-सी तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, तो आपने अपने आप को भी वक़्त के साथ तब्दील करना है, जिस तरह बच्चे अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में बच्चों के साथ ताल्लुक़ में बेहतरी आएगी और इस किताब से भी आपको फ़ायदा होगा। इसी का दूसरा एक पुराना हिस्सा है जिसके बाद ये किताब आई, ये अटैचमेंट एंड लॉस की है, काफ़ी पुरानी किताब है। ये भी बड़ी अच्छी है बच्चों के बारे में, किसी अगले वक्तों में इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके नज़र में या आपने कोई किताब पढ़ी हो या जिसको समझ ना आई हो, तो वो आप लिख सकते हैं। उसको मैं कोशिश करूँगा समराइज़ करने के लिए, खुलासा देने के लिए। हो सकता है वो पहले से मैंने पढ़ी भी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।